धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 1.5 महीने से मैं आपके सामने भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकारों का नंगा नाच नहीं रख पा रहा हूं। आप देखते हैं धाकड़ खबर पिछले 3 साल से तमाम क्लिप्स निकाल के आपके सामने रखता है। कहाँ वो झूठ बोलते हैं, कहाँ सच बोलते हैं, कहाँ वो किस तरीके से चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर से एक मीडिया का नंगा नाच आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या राज्यपाल का ट्वीट बड़ा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ जजमेंट बड़ा हो सकता है? भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार कोलकाता की एक घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लाइव अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आए हुए जजमेंट्स पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। मैं 7 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखूंगा जिसे देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, वो खबरें किस तरीके से पेश करते हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपको वो जिसे मैं कह रहा हूं नंगा नाच, वो तो देखना पड़ेगा ना। तो सुन लीजिए, सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले आज तक के दंगल डिबेट में इस एंकर की जबानी मुद्दा क्या है। कोलकाता में गरिया क्रिमेटोरियम में शवों को हुक से घसीटने की तस्वीरें वायरल हुई। जिन शवों को घसीटा गया वो सड़ चुके थे, गल चुके थे। इन तस्वीरों पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और कहा कि मैं इससे काफी नाराज हूं। वीडियो में शवों को घसीटने की हृदय विदारक घटना पर लोगों की चिंता को साझा कर रहा हूं। इन हालात पर हतप्रभ हूं। केएमसी के अध्यक्ष और म्युनिसिपल कमिश्नर से जानकारी मांगी। इस वीडियो पर हंगामा मचा तो बंगाल का पूरा अमला हरकत में आया। ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। राज्यपाल के ट्वीट पर बंगाल के मुख्य सचिव ने जवाब दिया। बंगाल की दलील आई कि शव कोरोना पीड़ितों के नहीं थे। कोलकाता पुलिस ने कहा कि शव कोरोना पीड़ितों के नहीं थे, कानूनी कार्रवाई इस पर कर रहे हैं। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज ने भी कहा कि शव कोरोना पीड़ितों के नहीं थे। लेकिन राज्यपाल ने अगला ट्वीट किया कि मामला यह नहीं है कि शव कोविड पीड़ितों के थे या नहीं थे, यह जांच का विषय है। मसला है कि मानव शरीर को कैसे शर्मनाक ढंग से घसीटा जा सकता है। जानवरों से भी बदतर सुलूक हो रहा है। जो मामले पर पर्दा डाल रहे हैं वो अपनी आत्मा और विवेक को तलाशें और सोचें कि शव आप ही लोगों से संबंधित थे। दंगल में आज हमारा भी यही सवाल है कि शव कोरोना पीड़ितों के थे या नहीं, उनके साथ ऐसी निर्ममता कैसे हो सकती है? इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ये शव आखिर सड़ने गलने की हालत में पहुंच कैसे गए? आज खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हमारे साथ दंगल में होंगे। मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मुद्दा समझने के साथ ये भी समझ लीजिए कि बंगाल पे बात क्यों कर रहा है। बंगाल पे बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। बीजेपी वहाँ चुनाव जीतना चाहती है 2021 का, और जिस नगर निगम की वो बात कर रहा है वहाँ के जो मेयर हैं वो मुस्लिम है। ये भी ध्यान में रख के चलिए। और जगदीप धनखड़ जब से वहाँ गए हैं बंगाल के अंदर, वो तब से इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं। घटना को घटना की तरह पेश करना चाहिए। जब वो खुद बता रहा है कि पुलिस ने कहा है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, तो आगे की कोई चीज़ बचती नहीं है। फिर तो उसे तमाम तरीके की चीज़ों को शुमार करके बताना चाहिए था कि अगर यहाँ की पुलिस कह रही है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, यहाँ का प्रशासन कह रहा है जांच करके कार्रवाई करेंगे, क्या और जगह का भी प्रशासन ऐसी कुछ बात कर रहा है या और जगह के प्रशासन के लिए कोर्ट को कुछ कहना पड़ रहा है? तो सबसे पहली तस्वीर अब आपके सामने रखता हूँ, तुलना कीजिएगा उसके नंगे नाच से। तो कोरोना योद्धाओं की दुर्दशा को लेकर गुस्से में दिखा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि कोरोना योद्धा नाम दिया गया था ना डॉक्टरों का, 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे उनको, ये हालत बना के रख दी है उनको। उनके रहने के लिए जगह नहीं है, अपने घर वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके बच्चों की भी जान को खतरा हो सकता है। वो कोरोना मरीजों की जाँच करने के बाद वहाँ पर लौट रहे हैं। तो कहा है कि युद्ध के समय सैनिक को असंतुष्ट नहीं किया जा सकता। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ये सब खबरें दिल्ली से आ रही है कि वहाँ पे डॉक्टर्स को ना तो वेतन मिल रहा है, ना उचित आवास उनको मिल रहा है, यानी कि उनके रहने की कोई व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये खबर इसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अब अगली तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर चीज़ में हमें क्यों दखल देना पड़ता है जी, आप क्या कर रहे हैं? 56 इंच का सीना लेके ऐसे ही घूम रहे हो क्या? 17 जून को अब इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी। हम नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप ये दूसरी तस्वीर देखिए। डॉक्टर्स की सैलरी न देने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, और जानते हैं किसे लगाई?
दिल्ली के अंदर 3 व्यवस्थाएं चल रही है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे केंद्र सरकार होती है, गृह मंत्रालय उसी के पास है, यानी कि पुलिस उसी के पास है। इसीलिए इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना के रखा है, ताकि तमाम पावर्स अपने पास रहें। दूसरी व्यवस्था दिल्ली के अंदर है प्रदेश सरकार की, जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार। तीसरी जो व्यवस्था है वो है नगर निगम। यहाँ पे जो पिछले 15 साल से जितने भी तीनों नगर निगम है उस पर बीजेपी का कब्जा है। तो नगर निगम के 6 अस्पतालों को लेकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई। उत्तरी नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, यानी कि नॉर्थ MCD म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को लेकर कोर्ट ने कहा है कि मार्च महीने की सैलरी, जून चल रहा है साहब, मार्च महीने की सैलरी नहीं दे रहा कौन, बीजेपी शासित नगर निगम। मार्च महीने की सैलरी जो है वो 19 जून तक अदा कर दी जाए और अप्रैल जो महीने की सैलरी है वो 24 जून तक अदा की जाए। मई के बारे में तो अभी कोई जजमेंट दिया ही नहीं है। ये आदेश हिंदू राव हॉस्पिटल है, देखिए हॉस्पिटल का भी नाम देख लीजिए, हिंदू राव। दूसरे हॉस्पिटल का नाम कस्तूरबा गांधी जो है, जिसे लोग मछली वाले के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 6 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके डॉक्टर्स हैं जिनका हर महीने का वेतन 8 करोड़ के आसपास बैठता है। जस्टिस DN राय जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और उनके साथ जस्टिस प्रतीक जालान, उनकी बेंच ने टिप्पणी की है, लेकिन साथ में एक टिप्पणी और की है कि प्रदेश सरकार नगर निगम को पैसा उपलब्ध कराए ताकि वो जो है पैसा यानी कि वेतन डॉक्टरों का दे सकें। 8 करोड़ रुपए पर मंथ नहीं दिया जा रहा है, इसे लेकर इसकी आंख नहीं खुली। कोलकाता को लेकर इसकी आंख खुली है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनवानी जो है और ठेका इसी काम का मिला है, और तो कोई दलाली चाटुकारी है नहीं, यही काम है। तीसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहा हूँ, सीधे सीधे वो भी देख लीजिए। क्वारंटाइन जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के DM को जमकर फटकार लगाई है। कहा है कि जब होम क्वारंटाइन का स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया, भाई ये कह दिया 7 दिन आप जो है बाहर रहेंगे, 7 दिन आप जो है अपने घर में रह सकते हैं, या कुछ लोगों के ऐसे लक्षण हैं वो तो अपने घर में अपने आप को होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। बहुत सी जगह किया भी गया, लेकिन नोएडा का DM आदेश जारी कर दे रहा है साहब। ये वही DM है जिसको आदित्यनाथ योगी ने हटाया है। पहले वाले DM को बताया जा रहा था कि वो राजनाथ सिंह का करीबी था, 3 साल से यहाँ पे था, BN सिंह को, उनको हटा के इनको DM बनाया गया। उन पे आरोप लगाया गया था कि वो जो है कोरोना में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर। तो इस DM के खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई थी। उस पर कोर्ट ने कहा कि हम आदेश जारी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि DM इस बात को खुद समझे और इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करे, क्योंकि दिल्ली से के मुकाबले यूपी वाला अलग होम क्वारंटाइन करेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जैसे आदेश जारी कर रखे हैं। एडवोकेट गरिमा प्रसाद हैं, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी। लेकिन ये खबर इसके लिए, पत्रकार के लिए खबर नहीं है जो सीधे सीधे दिखा रही है यूपी सरकार को फटकार। उससे पहली खबर दिखा रही थी दिल्ली के अंदर जो नगर निगम है जहाँ पे बीजेपी का शासन है उसको फटकार, और यहाँ यूपी में भी बीजेपी का शासन है, इसलिए शायद इसको एक खबर नजर नहीं आ रही है। अब मैं आपके सामने चौथी तस्वीर रख रहा हूँ मानवाधिकार आयोग से। ये खबर हमारे पास आई है। मानवाधिकार आयोग ने जवाब तलब किया है और 4 सफाई कर्मचारियों को और 3 पुलिस वालों को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया है, तत्काल प्रभाव से। हिंदी में बात करें तो निलंबित कर दिया है। लेकिन शर्म तुमको नहीं आती। बलरामपुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ से एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आपने देखा होगा। एक शख्स को कूड़े की गाड़ी में डालकर ले जाया जा रहा है। पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं। वो वीडियो वायरल हो जाने के बाद उस पर स्वतः संज्ञान, लेकिन सो मटो कॉग्निजेंस लिया मानवाधिकार आयोग ने। किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन ये तस्वीर भी इसको नहीं दिखाई दी और उस पर 4 सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, 3 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया। NHRC ने पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है और बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ये दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानवाधिकार का ये उल्लंघन है। वहाँ के जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के और DGP यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया, उनसे 4 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट मांगी है, लेकिन ये खबर इसको नज़र नहीं आ रही क्योंकि बीजेपी शासित है ना जी। अब अगली खबर देख लीजिए, सीधे सीधे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 5वीं खबर, मथुरा कृष्ण की नगरी, वहां से भी खबर ये नहीं दिखाई दे रही। 6 दिनों तक एक डेड बॉडी, एक शव, एक लाश मोर्चरी हाउस यानी कि पोस्टमार्टम हाउस जो है, जिसको देसी भाषा में लोग चीर घर बोलते हैं, वहाँ पर पड़ी रही, सड़ती रही, लेकिन ये खबर भी इसको नहीं दिखाई दी। वृंदावन के
वृंदावन में एक राहगीर ने पुलिस की मदद से एक शख्स की डेड बॉडी को जिला अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद पता चला वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और नाम है उसका गणपत। उम्र करीब उसकी 65 साल है। माना जाता है कि मजदूर है, बेहोश होकर गिर गया। 26 मई को उसको भर्ती कराया गया। 6 जून को उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, वहीं हॉस्पिटल में एक मोर्चरी हाउस बना होता है, पोस्टमार्टम हाउस, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पे डेड बॉडी को भेज दिया। 6 दिन वो शख्स की डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही। बाद में कुछ मीडिया के लोगों को इसकी भनक लगी, उन्होंने वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप पे खबर दौड़ाना शुरू किया। उसके बाद में हरकत में आया पूरा प्रशासन और तब जाके वृंदावन थाने की पुलिस ने उस मृतक का अंतिम संस्कार किया। परिजन तो पहुँच नहीं पा रहे, छत्तीसगढ़ से यहाँ तक उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन ये खबर भी इसको नहीं दिखाई दे रही है। अब अगली खबर का रुख कर लीजिए और दिखा देते हैं आपको। पूर्व आईएएस पर एक ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताइए क्या चल रहा है सिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्यों कर ली गई है। उनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, साहब हाल फिलहाल में अभी कोरोना को लेकर सीएम आदित्यनाथ योगी ने अपने 11 जो टीम 11 के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद जो सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी, उसने आईएएस ऑफिसर जितने हैं ज़िलों के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, डीएम जी ने बोलते हैं, जिलाधिकारी जी ने बोलते हैं, उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा, भाई तुम्हें ज़्यादा भूत सवार हो रहा है क्या कि सबके टेस्ट में लगे हुए हो। नो टेस्ट नो कोरोना, ना टेस्ट करो ना कोरोना करो। इतनी बड़ी उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उनके खिलाफ हजरतगंज थाना पड़ता है लखनऊ का, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दी गई और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। हालांकि इनका कहना है कि भैया मेरी तो 35 साल की जॉब रही है, 54 मैंने ट्रांसफ़र जेलें हैं, ऐसे मुकदमों से मेरी ज़बान ये लोग बंद नहीं करा सकते। मैं सच बोलना नहीं छोड़ सकता हूं, मैं ऐसे ही सच बोलता रहूंगा। लेकिन ये खबर भी इसको नहीं दिखाई दी। अब बताया जा रहा है कि हजरतगंज थाने का सचिवालय पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ का जो दरोगा इंचार्ज है सुभाष सिंह साहब, उसे भी बड़ा मज़ा आया होगा। देखो मैं ऐसा दरोगा हूँ, रात को जाके घरवाली से कह रहा होगा बच्चों से, देखा मैंने आईएएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये टशन भी तो दिखा रहा होगा ना दरोगा आईएएस के खिलाफ, जिसे रात दिन ये सीट पर रहने के बाद सर पैंटी के लिए रहती है, बस इससे आगे कुछ आता ही नहीं है। पता रहता है 2 मिनट में फीत सी उतरवा देगा, लेकिन अब वो नहीं है सीट पे, तो भैया ये तो कुछ भी करेंगे। तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये चीज़ भी इसको दिखाई नहीं दी है। और इनको लेकर बहुत सारी चीज़ें, अधिकारी के लेकर बहुत सारी चीज़ें ये लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं लगातार। अब अगली तस्वीर, यानी कि आखिरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उससे कल्पना कीजिएगा कि क्या स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रसव कराने के लिए एक गर्भवती महिला को, आशा जानते हैं ना, गांव में होती है आशा बहन जी। आशा बहन जी का काम होता है कि गांव की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी केयर करें, उनकी देखरेख करें, उनका रिकॉर्ड बना के रखें, और किसी का प्रसव होना हो तो उसे फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल जाए। आशा बहन जी लेकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल गई, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टरीनी ने या डॉक्टराइन ने, जो भी उसे कहें, वो डॉक्टराइन ने प्रसव कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो आशा जो है उसको दूसरे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाने की कोशिश करने लगी। रास्ते में ही उसकी हालत बिगड़ गई, उसको एक झोंपड़ी में रोका गया और वहाँ पे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद खबर जैसे ही मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुई, आला अधिकारियों के कान पे जूं चली, फटक से एक एम्बुलेंस भेज के उसको हॉस्पिटल बुला लिया गया। शाम को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया और बड़ा क्रांतिकारी काम बताया गया कि मरीज़ भी ठीक है साहब, जच्चा भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। झांसी के बरुआ सागर में एक पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पड़ता है, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ से ये खबर आ रही है, महिला डॉक्टर पर ये आरोप लग रहा है। और इसके बाद ये लोग जहाँ ले जा रहे थे वो टहरौली में है, टहरौली में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हालत बिगड़ने के बाद झोपड़ी में महिला का प्रसव कराया गया है। पीड़ित जो महिला है वो अपने जो रहने वाली थी, उसका नाम, महिला का नाम वर्षा है, उम्र करीब 22 साल, पति का नाम मनोज कुशवाहा, और वो सरोल गांव की रहने वाली थी। अब आप कल्पना करके देखिए कि डॉक्टर भगा दे रही है, दूसरे हॉस्पिटल ले आने से पहले रास्ते में बच्चे को जन्म दे रही है महिला, लेकिन ये तस्वीर इसको नहीं दिखाई देती। इसको दिखाई दे रहा है कि राज्यपाल ने ट्वीट कर दिया है साहब। राज्यपाल का ट्वीट सबसे बड़ा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बाकी आप सोचिए, हमारा काम है रखना। अच्छा बुरा जो भी लगाओ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।